पहले कमर गर्दन सीधे करके बैठे, फिर 3 बार पवित्र ओंकार का उच्चारण करेंगे। प्रणाम मुद्रा में हाथ को रख के गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प करते हैं, हम संकल्प करते हैं यम नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग का पताका फहराएंगे। हमारा संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, अभेद है। हम अपने संकल्प शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है, अजय मनोबल है। दोनों हाथ पर रख करके अपने चेहरे पर उसके गर्माहट को महसूस कीजिए। प्रणाम में प्रणाम, सभी को प्रणाम। आइए चलिए पढ़ते हैं। आज बस आपका थोड़ा सा ही रह गया इसमें हृदयाघात वगैरह का, और कल से हम लोग दूसरा अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट दूसरा चालू कर देंगे। तो सभी अपनी अपनी पीडीएफ्स आप करवा लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, ताकि आप सबको प्रॉब्लम ना हो। कल हमने ये जलना और डूबना ये सारे हमने कल कर लिए थे, सनबर्न वगैरह, हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक वगैरह सारी चीजें हो गई थी। अब बस ये हृदयाघात रह गया, 2-3-4 पेज हैं आज बस हमारे पास पढ़ने के लिए। फिर कल से अपन नया स्टार्ट करेंगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाला। आप सब लोग अपना अपना प्रिंट आउट निकलवा लें, ताकि फिर कल को कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। और थोड़ा उसको जरूर पढ़ के आए कि वो थोड़े हार्ड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और उसमें आगे पढ़ेंगे हम अपने शरीर की संरचना के बारे में, सारी चीजें हैं उसमें, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना हृदयाघात पर प्राथमिक उपचार क्या किया जाना चाहिए। हार्ट अटैक आने पर क्या करें। प्राथमिक, यदि आपके पास डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या एस्प्रिन है तो आपको इसे रोगी को देना चाहिए। ये जो तीनों ही दवाई हैं इसके अंदर एस्प्रिन होता है, इसलिए ये दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा उसको वहां तक पहुंचाने में मदद कर देते हैं, हॉस्पिटल तक पेशेंट को थोड़ा वो हो जाता है। अगर किसी के घर में हार्ट पेशेंट हो तो सॉर्बिट्रेट की 5 mg की टैबलेट जीभ के नीचे रखनी चाहिए, और इससे दर्द की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि जो हार्ट अटैक का पेन होता है ना, वो इतनी तीव्रता से होता है, इतना तेज पेन होता है वो, कि पेशेंट है ना उस पेन को सहन नहीं कर पाता है, अनकॉन्शियस होने लग जाता है। अगर आप उस सॉर्बिट्रेट की एक टैबलेट उसके जीभ के नीचे यहाँ रखी जाती है, हमेशा जीभ को ऊपर करें, इसके नीचे जीभ के नीचे रख करके बस पेशेंट को लिटा दो, ऐसी अवस्था में कि वो सांस ले पा रहा हो, उसके कपड़े ढीले कर दो और आराम से उसको मॉनिटर करना चाहिए कि हाँ ये पेशेंट ठीक है कि नहीं है। बस उसे थोड़ा, आप ज्यादा कुछ इसमें ना हम लोग कर नहीं पाते हैं प्राथमिक उपचार, पर हमें जो उसके लक्षण वगैरह हैं उनको अगर हम समझ पाए तो सबसे बड़ा तो प्राथमिक उपचार यही है कि आप एम्बुलेंस बुलाकर उसको पहुंचा दें हॉस्पिटल तक, क्योंकि सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा दें तो पेशेंट की जान बच सकती है। जीभ के नीचे रखनी चाहिए, इससे दर्द की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। इससे जो जितना बहुत ज्यादा तेज जो पेन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तुरंत नजदीकी अस्पताल के एम्बुलेंस में संपर्क करना चाहिए। टैबलेट उसकी जीभ के नीचे रखो आप और तुरंत एम्बुलेंस पे कॉल करो, क्योंकि जितनी जल्दी आप कॉल करोगे उसके बचने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाती हैं। हार्ट अटैक के लक्षण क्या क्या हैं। हार्ट अटैक का सबसे प्राथमिक लक्षण है सीने में दर्द होना, जिसे एंजाइना पेन भी कहते हैं, और हम लोग उसे इग्नोर करते हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर हार्ट में पेन है, एंजाइना वाला पेन है, तो आपको उसको इग्नोर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये इग्नोर करने लायक स्थिति नहीं है।
ठीक है। इसी के कारण क्या होता है कि हम उसको इग्नोर करते करते इस कंडीशन तक हम लोग पहुंचा देते हैं कि वो पेन फिर हमारे लिए घातक हो जाता है। ठीक है। यह एक प्रेशर, हैवीनेस या टाइटनेस जैसा महसूस होने लग जाता है, जो केवल बाईं तरफ तक नहीं होता बल्कि बीच में या दाएं तरफ भी होता है। स्टार्ट एक साइड से होता है पर फिर वो प्रेशर फैलता है और दोनों की तरफ ही दर्द होता है। एक तरफ कुछ ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है पेन की और एक तरफ थोड़ा कम होता है। यह दर्द पेट के ऊपर की तरफ जाता है और कभी बाएं हाथ या कंधे की तरफ जाता है और कई बार जबड़े या दांत में भी दर्द होता है। ये तो जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये रेगुलेट पहले धीरे धीरे चेस्ट में पेन होना स्टार्ट होता है, फिर ये रेगुलेट होने लग जाता है, मींस बढ़ने लग जाता है कि इधर से जा रहा है, आपकी कान की तरफ में पहुंच रहा है पेन, आपके इस जबड़े में पेन आ रहा है, आपके शोल्डर में पेन आ रहा है, आपके पीछे की तरफ जा रहा है बैक, आगे से पेन आपके पीछे जा रहा है बैक में, और आपके पूरे हाथ के अंदर पेन आ रहा है। ये सारी चीजें शो करती हैं कि ये एंजाइना पेन है, हार्ट अटैक के ये लक्षण है। और जबड़े में और दांत में भी दर्द होने लग जाता है। कई बार सीवियरिटी इतनी ज्यादा होती है कि जो दांत हैं वो इस तरीके से लगने लग जाते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा तेज जैसे कि कुछ चोट लग जाने से या जकड़न जैसी भी हो जाती है इस साइड में, और मुंह भी खुल पाने में प्रॉब्लम होती है। यह दर्द चले से या परिश्रम करने से बढ़ता है और थोड़ा आराम करने से कम हो जाता है। तो हम लोग इग्नोर क्यों कर देते हैं एंजाइना पेन को? क्या होता है, चेस्ट में दर्द हुआ, कोई मेडिसिन वगैरह ली या नहीं ली, तो थोड़ा बहुत चेस्ट में मसाज कर लिया या ऐसा कुछ कर लिया, अधिकतर लोग जैसे करते हैं, और रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने से क्या होता है, हमेशा ये पेन कम हो जाता है, इसकी सीवियरिटी कम हो जाती है। जितना आप रेस्ट करते हो उतना ज्यादा आपको आराम हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, फिर ये धीरे धीरे होता बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी तो हमें पहले ही इंडिकेट कर देती है कि आपके कुछ परेशानी हो रही है, पर हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते रहते हैं, उसको नजरअंदाज करते रहते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा ही तो है, देखेंगे, करवा लेंगे, पता नहीं ठंड से भी हो सकता है, पता नहीं गैस से भी हो सकता है, पता नहीं आज मेरे को थोड़ी गैस वगैरह हो गई थी इसलिए दर्द हो रहा है, अरे थोड़ा सा ठंडा लग गया था इसलिए दर्द हो रहा है। तो हम लोग क्या है ना, मानने को तैयार नहीं होते हैं कि ये एंजाइना पेन है। तो ये चीजें हमें है ना, हमारे ही लिए हम घातक कर लेते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ में, कि अगर इस टाइप का कोई पेन है आपको, तो अच्छा है ना, डॉक्टर के पास आप जाइए, उनको बताइए, क्योंकि वो कंडीशन नहीं आ पाए उससे पहले उसका ट्रीटमेंट हो जाए, है ना। अगर गैस वगैरह के कारण है तो भी गैस के अटैक भी तो इतने खतरनाक होते हैं, हार्ट अटैक जितने, कि वो भी तो पेशेंट को वहीं पहुंचा देते हैं। इसलिए बेटर ये है कि आप लोग अवेयरनेस के साथ में, अगर ऐसी छोटी सी चीज को अगर ध्यान दे लेते हैं, तो वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाते हैं। कंडीशन वहां तक नहीं पहुंचेगी कि आपको है ना पेन की ये सीवियरिटी झेलनी पड़े और हार्ट अटैक वाली कंडीशन आ जाए। यह दर्द चले से या परिश्रम करने से बढ़ता है। किसी भी आप मेहनत का काम करोगे या चलोगे तो ये पेन बढ़ता ही है। सांस की तकलीफ होगी और पसीना भी आएगा। अब सांस लेने में इसमें प्रॉब्लम होने लग जाती है, या तो बहुत तेज तेज सांस लेते हैं या दिखाई नहीं देता है, मतलब पता भी नहीं पड़ता है कि सांस ले भी पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। पर अधिकतर कंडीशंस में क्या होता है कि बहुत तेज से सांस लेते हैं, बहुत घबराहट होती है सांस लेने में, और वैसे भी बहुत ज्यादा घबराहट होती है, और बहुत तेजी से पसीना आता है, पेन के साथ में पसीना भी आता है। कुछ लोगों को गैस होने की फीलिंग आती है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें गैस भी हो रही है, क्योंकि गैस भी जब ऊपर की तरफ रेगुलेट होती है, जब ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो गैस में भी सेम सिचुएशन ही हमको लगती है कि गैस होती है जब, तो ऊपर की तरफ जाती है तब जिस तरीके से पेन करती है ना, कुछ इस तरीके का पेन भी होता है। पर उसमें घबराहट पसीना वगैरह इतना ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा बहुत रहता है। और वो पेन कान और गर्दन, टीथ और पीछे शोल्डर, हाथ, इन सब में रेगुलेट नहीं होता है। हाँ, ऊपर तक जाता है, चेस्ट तक होता है, बट ये सब जगह दर्द नहीं होता। तो ये है सारे हार्ट अटैक के लक्षण। ये सारे क्या है, मेन हार्ट अटैक के लक्षण है। सबसे बड़ा तो यही है कि चेस्ट से पेन रेगुलेट होकर इन सब एरियाज में जा रहा है, गर्दन में जा रहा है, सर में भी जाता है दर्द उसका,
कान में भी जाता है उसका दर्द, तो उसका असर दांत, टीथ और अपने जबड़े में भी जाता है, अपने शोल्डर में भी पेन होता है, हाथ में भी पेन होता है, पीछे भी पेन जाता है। इट मीन्स आपके ये अलार्मिंग साइन है, अलार्म आपके लिए बज रहा है। आप फटाफट पहुंचिए हॉस्पिटल कि ये हार्ट अटैक का ही पेन है। ठीक है। एक अभ्यास में ऐसा देखा गया है कि जो लोग गैस होने के बारे में शिकायत करते हैं उनको वास्तविक हार्ट अटैक की शिकायत होती है। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि एक्चुअली में उनको हार्ट अटैक है या गैस का पेन है। तो जो लोग गैस की शिकायत करते हैं ना कि हमें गैस है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, जी मचला रहा है और छाती में दर्द हो रहा है, भारीपन लग रहा है, जकड़न हो रही है सीने में, वो असलियत में हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं और पता ही नहीं पड़ पाता, और वो उसी में अगर इलाज नहीं हो पाता तो वो चले जाते हैं। इसलिए जब तक ये तकलीफ हो तो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये चीजें ऐसी हैं, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको अवेयर होना ही पड़ेगा कि भाई हमारी सिचुएशन कैसी क्या हो गई है और अब हमें आगे क्या करना है। हार्ट अटैक आने पे क्या करें? हार्ट अटैक आ गया, अब आपको करना क्या है? प्राथमिक, यदि आपके पास डिस्प्रिन एस्प्रिन है तो आप रोगी को दे दें, और ये सब दवाएं रक्त की क्लॉटिंग को रोक देती हैं। अगर किसी के घर में हार्ट पेशेंट है तो ये हमने सब पढ़ लिया, सॉर्बिरेट उसकी जीभ के नीचे दो, दर्द की तीव्रता कम हो जाएगी और हॉस्पिटल में पहुंच जाए। ये तो करना ही करना है हार्ट अटैक आने पे। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे जब पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया है तो हार्ट की शिकायत लेके तो डॉक्टर कहते हैं कि इसके लिए सबसे सही ट्रीटमेंट प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है। इसका मतलब है कि एंजियोग्राफी करना है जिसमें ब्लॉकेज कहाँ है इसकी जांच की जाती है और जो ब्लॉक है उसे खोल के स्टंट लगा दिया जाता है। इसे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। अब जब इस कंडीशन में पहुंचते हैं तो ये होता क्या है कि वो ब्लॉकेज आ जाती है किसी जगह पे, चलना बंद हो जाता है जब खून का सर्कुलेशन ढंग से, तो बिल्कुल ब्लॉक हो गया, तो जब खून आ जा नहीं रहा है तो ये कंडीशन उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या है कि आप जाएंगे तो हॉस्पिटल में सबसे पहले आपके एंजियोप्लास्टी के लिए बोलते हैं, पर पहले एंजियोग्राफी करते हैं वो लोग कि पहले इनकी ईसीजी करो, एंजियोग्राफी करो, देखो कि एक्चुअली में किस जगह प्रॉब्लम है। जब वो देख लेते हैं कि फलानी जगह ब्लॉकेज है तो उसको तुरंत उसको ब्लॉकेज को हटा के निकाल के और वहां पे एक स्टंट लगा दिया जाता है। उसे स्टंट बोलते हैं, छल्ला टाइप का, कि वो उस जगह को खोल के रखता है ताकि उसमें से आराम से इजीली ब्लड आ जा सके और ये प्रॉब्लम नहीं हो। उसे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। ये काफी अच्छा ट्रीटमेंट है क्योंकि इससे आर्टरी का ब्लड फ्लो पूरी तरह से रिस्टोर हो जाता है और एंजियोप्लास्टी के कारण हार्ट की पंपिंग रेट बढ़ जाती है। अब ये सबसे बढ़िया सिस्टम इसलिए है क्योंकि बस वो खुल गया तो जो ब्लॉकेज थी वो खुल गई तो बस फिर अब सर्कुलेशन प्रॉपरली होता रहेगा, आर्टरी से खून का आना जाना वो जो जिस तरीके से सर्कुलेट हो रहा था वो होता रहेगा और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जहां पे ये सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं ऐसे मरीजों को आईसीयू में जाना जरूरी है ताकि क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन दिया जा सके, और इस इंजेक्शन में फाइब्रोनोलाइटिक थेरेपी कहते हैं इसे। तो जहां पे एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती है वहां पे उनको पेशेंट को क्या करते हैं, आईसीयू में एडमिट करते हैं और एक इंजेक्शन होता है जिससे कि वो जो क्लॉट, जो ब्लॉकेज, वो जो थक्का अंदर बन गया है खून गाढ़ा होने से या ज्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है, वसा वगैरह अगर आप ज्यादा ले रहे हैं या ड्रिंक ज्यादा कर रहे हैं या आपके साथ स्ट्रेस सिचुएशंस बहुत ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा तो हार्ट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्ट्रेस सिचुएशन के कारण ही होती हैं कि टेंशन एक ऐसी चीज है जो न जाने कितनी बीमारियां आपको देता है। तो जो टेंशन के कारण हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक बहुत बार या तो बहुत खुशी में या बहुत दुख में आपने नॉर्मली देखा होगा, हो जाता है कि कोई भी ऐसा शॉक लगा और उनको हार्ट अटैक हो गया। तो स्ट्रेस वगैरह ये सिचुएशंस क्रिएट रहती हैं और वो जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो एकदम से तो क्रिएट नहीं होते, पर उसके अंदर जितनी थोड़ी बहुत जगह जैसे होती है, क्या होता है वो धीरे धीरे तो बन ही रहा होता है ना, किसी भी सिचुएशन के कारण, जैसे भी आपकी लाइफ स्टाइल है उसके कारण, फिर वो उसमें अचानक से कुछ टाइम के अंदर ही जैसे स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, 1-2 दिन के अंदर आपके अंदर बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, एकदम से सुना आपने वहीं की वहीं क्लॉट हो जाता है।
वो वहीं जाम हो जाता है, वो ब्लॉकेज बन जाती है और बस खून का आना जाना जैसे रुकता है वैसे ही ये सच कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो वो क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन देते हैं ऐसा जिससे ये क्लॉट जैसा डिसॉल्व हो जाता है। वो गंदगी कह लो आप उसको, खून का थक्का बनना या खून ही गाढ़ा होके वहां जम जाता है, या वो जो लेयर्स जम गई हैं अंदर धमनियों में, आर्टरीज के अंदर, वो वहां से क्लियर हो जाता है, खुल करके जैसे निकल जाता है। तो उस टाइम को, उस सिचुएशन को टाला जा सकता है, पर ये वापस भी हो सकती है ना। तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट तो एंजियोप्लास्टी है। पर अगर कई बार क्या होता है कि इस सिचुएशन से भी पेशेंट के कई साल भी निकल सकते हैं, कई महीने भी निकल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या सुधार ले तो ना भी हो, ठीक है। और इस इंजेक्शन को फाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी कहा जाता है, और इस इंजेक्शन का लाभ 50% लोगों को होता है, और जिनको नहीं हुआ तो उनको हाई सेंटर में शिफ्ट किया जाता है जहां एंजियोग्राफी की जरूरत होती है और एंजियोप्लास्टी की जाती है अगर उस चीज से आराम नहीं होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो तुरंत वाली सिचुएशन में क्रिएट होते हैं ना, वो तो तुरंत ही हो जाते हैं, पर 50% लोगों को ही इसका आराम होता है, सबको नहीं होता है इसका आराम। मैंने कहा ना आपको कि कुछ लोगों को तो होता है, कुछ को होता ही नहीं है, फिर उनकी तो सर्जरी ही नहीं करी जाती है। जब तक नहीं करी जाएगी तब तक उसको बचाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको फिर शिफ्ट कर देते हैं बड़े हॉस्पिटल्स में। क्या देते हैं, रेफर कर दिया, इस जगह से रेफर कर दिया, दूसरी जगह ले जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो सर्विस है उपलब्ध नहीं है, हम सर्जरी ये वाली नहीं कर सकते हैं, आप वहां ले जाओ जहां पे सर्जरी होती है, ठीक है, वहां ले जाओ और अपना एंजियोप्लास्टी करवा दीजिए आप। हार्ट अटैक के समय आपके 6 कदम बचा सकते हैं किसी अपने की जान। कौन से 6 कदम लेने हैं जिससे किसी की जान बचे, आओ पढ़ते हैं। प्राथमिक उपचार किसी भी आपातकालीन स्थिति में या आर या पार की हालत को सुनिश्चित करता है। बात जब दिल के दौरे पड़ने की हो तो इस स्थिति में प्राथमिक उपचार और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले जरूरी है कि हार्ट अटैक के लक्षणों को समझ होना, सबसे बड़ा प्राथमिक उपचार ही यही है इसका। मैंने पहले भी बताया आपको कि हम इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं हार्ट अटैक के अंदर, पर हमें ये पता चल जाए ना, सही से हम डायग्नोज कर पाए कि ये हार्ट अटैक के ही लक्षण हैं, तो हम उसका बचाव कर सकते हैं कि हम उसे तुरंत वो पहुंचा देंगे उस जगह पे। वो ही इसका सबसे पहली प्राथमिक चिकित्सा है। एक तो एस्प्रिन की टैबलेट, और एक ये 2 चीजें कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है पर्सन को। दरअसल हार्ट अटैक और चेस्ट पेन में फर्क जानना बहुत जरूरी है। जो मैंने पहले बताया कि हम समझ नहीं पाते हैं कि चेस्ट पेन किस प्रकार का है। सबसे बड़ा अंतर है कि जो आप देख सकते हैं कि छाती में होने वाला सामान्य दर्द 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाता है, और इसमें हृदय की मांसपेशियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। वहीं दूसरी ओर दिल के दौरे में 20 से 30 मिनट या इससे ज्यादा भी हो सकता है, और हृदय की मांसपेशियों को भारी नुकसान पड़ता है। देखिए, हृदय की मांसपेशी तो आप नहीं पता कर सकते हो कि नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा ऊपर से, पर आप ये पता कर सकते हो कि चेस्ट बहुत भारी और पत्थर की जैसी कड़क हो जाती है। एकदम से मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाना इसी तरह से पहचान सकते हैं आप। एक तो पेन 15 से 20 मिनट से ज्यादा हो जाए पेन, और दूसरी बात कि सीवियरिटी बहुत ज्यादा है। तीसरी बात कि वो चेस्ट वहीं से एकदम जकड़ जाता है बहुत बुरी तरह से, आप छू करके फील कर सकते हैं उसको कि एक्चुअल में इसको चेस्ट पेन नहीं है, हार्ट अटैक पेन है, ठीक है। इन लक्षणों को ध्यान में रखें। सीने में भीषण दर्द और टूटन, दर्द का जबड़े तक फैलना, चक्कर आना और बेहोशी की स्थिति, ये जो मैंने बताया ना आपको कि ये तो चीजें होती ही हैं, तो इसका तो हमको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पसीना आना और सांस फूलना, ये चेस्ट पेन के साथ में ये सारे पेन और उसकी जकड़न, ये सारी चीजें आपको बता देंगी कि इनको हार्ट अटैक का पेन है, ठीक है। अगर उपरोक्त में से कोई भी लक्षण दिखे तो आप फौरन सतर्क हो जाना चाहिए, और ऐसे में मरीज को आपकी सहायता की जरूरत है। आपको बिल्कुल अवेयर हो जाना चाहिए कि इसको हार्ट अटैक का पेन हो रहा है और इसको आपकी जरूरत है, आप तुरंत उसकी हेल्प कीजिए, उसकी प्राथमिक उपचार उसको देना है। अब प्राथमिक उपचार देने में आपको देर नहीं करनी है, और आपके ये 6 कदम उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। देखिए क्या क्या है ये। नंबर 1 पे है व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में बैठा दे या लिटा दे, जैसे भी उसकी इच्छा है कि मैं बैठ नहीं पा रहा हूं तो आप उसको लिटा दो, और देखो कि वो कंफर्टेबल स्थिति उसके लिए होनी चाहिए कि उसमें सांस ले पाए और घबराहट ना हो, उसका गला ये पैसेज क्लीन हो ताकि वो सांस ले पाए।
डॉक्टर गॉडकर कहते हैं कि यदि व्यक्ति लेटने की इच्छा प्रकट करता है तो उसे रोके नहीं, उसके अनुसार सबसे आरामदायक स्थिति में व्यक्ति को रखें, ये सबसे जरूरी है। बताया ना मैंने कि अगर पेशेंट नहीं बैठ पा रहा है और वो कहता है कि मुझे लिटा दो, तो उसे लिटा दीजिए, क्योंकि वो बैठना उसके लिए ज्यादा घातक सिद्ध हो जाएगा। मरीज को घेर के खड़े ना हो, ऐसे नहीं कि उसको हार्ट अटैक होने लगा और सब चारों तरफ से घेर लें। उससे एक तो वो पेशेंट घबरा जाता है, पैनिक होता है, पैनिक ज्यादा होने से और ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है। और सांस आने की मतलब बहुत सारे लॉट्स ऑफ पीपल अगर आपके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उस जगह बढ़ जाएगी। तो सब थोड़ा दूर दूर रहें, उसके पास में ना एकदम से इकट्ठे हों, और थोड़ा एयर आने जाने की जगह कर दें उसके लिए। ये किसी भी मरीज के आसपास समूह न बनाए, ये हवा के बहाव को रोकता है और मरीज को घुटन ना होने दें और भीड़ को बढ़ने से रोकें। देखा मैंने आपको कहा ना कि भीड़ पैनिक क्रिएट करती है। भीड़ को देख के जिस पर्सन को परेशानी हो रही है वो और ज्यादा परेशान हो जाता है कि मुझे जरूर कुछ घातक हो रहा है, इसलिए इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए ध्यान रखें कि ये सारी जो सिचुएशन है वो क्रिएट ना हो पाए, और ना ही तो उसके जो नियर डियर वंस हैं वो पैनिक करें और ना पेशेंट पैनिक करें। कपड़ों को ढीला कर दें ताकि हवा आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, और टाइट होने से उनको प्रॉब्लम होती है। ऐसा करने से व्यक्ति को आराम से सांस ले सकेगा, वो जो व्यक्ति आराम से सांस ले सकेगा और आपको भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब आप उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल कर पाएंगे। एस्प्रिन की गोली ही है रामबाण। सबसे पहले एस्प्रिन की गोली दे दो आप, तो वो थोड़ा फायदा करती है, पेन वगैरह की तीव्रता को कम कर देती है। हार्ट अटैक का कारण होता है खून का दिल तक न पहुंचना। खून नसों में जमने के कारण दिल तक नहीं पहुंच पाता है, और इनमें कई कारण हो सकते हैं जिसमें मुख्य कोलेस्ट्रॉल है। देखो मैंने अभी आपको समझाया था। डॉक्टर गॉडकर कहते हैं मैं हमेशा एस्प्रिन घर पर रखने की सलाह देता हूँ। एस्प्रिन अधिकांश मामलों में कारगर सिद्ध हो जाती है। ठीक है, उसको देने से ये जो सिचुएशन कुछ मिनट्स के लिए आप टाल सकते हो कि जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे। पर ऐसा नहीं है कि एस्प्रिन देके घर पे ही रख लो, आप एस्प्रिन देके पहुंचाइए उसको हॉस्पिटल। वो सबसे बड़ी ड्यूटी है, ये कदम है जो आपको उस टाइम उठाना है। पानी करता है अमृत का काम। मरीज को हल्का ठंडा पानी पिलाएं और पानी को धीरे धीरे पीने की सलाह दें। एकदम से ना पी जाए, वो बहुत धीरे धीरे सिप ले लेके पानी पिए। और पानी क्या होता है कि वो जो कोआगुलेट होता है ना, मतलब ब्लड जमने सा लगता है ना, उसमें काम करता है वो। ठीक है, एम्बुलेंस का इंतजार ना करें, जल्द से जल्द टैक्सी का इंतजाम कर लें। अब ये नहीं है कि आप एम्बुलेंस अगर आने में देर कर रही है तो आप एम्बुलेंस का ही इंतजार करते रह जाएं, नहीं तो इसमें हर मिनट कीमती होता है। तो अगर एम्बुलेंस नहीं आ रही है तो गाड़ी से, टैक्सी से, किसी भी चीज से उसको आप पहुंचाइए और वेट मत करिए। अगर एम्बुलेंस का इंतजार करना है तो मरीज की सेहत पे भारी पड़ सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है टैक्सी या कैब का प्रयोग करके मरीज को अस्पताल तक पहुंचा दिया जाए। वेट नहीं करना है हमको कि भाई हम उसी का वेट करते रहें कि भाई आएगी एम्बुलेंस तो उसी में ले जाएंगे, बाकी नहीं वैसे ही ले जाओ। ये हो गई हमारी जो फर्स्ट एड थी हार्ट अटैक के लिए। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने तक। अब जब पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच गया, आगे की प्रक्रिया वहीं पे होगी। ठीक है, आगे हम देखो पढ़ते हैं टूटी हड्डी जोड़ने वाली लकड़ी की खपंची के प्रकार, कैसे कैसे क्या क्या है। रिस्ट स्प्लिटेंट कलाई की खपंची आघात के बाद आरोग्य प्राप्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ऐसा सहायक है जो घायल कलाई को तेजी से पहले की स्थिति में लाने में मदद करता है, और ये कलाई में क्षेत्रों को स्थिर करता है। जोड़ की अप्राकृतिक रूप से हिलने की जगह से अलग हटाने से रोकता है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? जीवन बचाने के लिए, आगे की चोट से रोकने के लिए, और संक्रमण के लिए, जीवन शक्ति और प्रतिरोध रक्षा के लिए। इसलिए हम इसका प्राथमिक चिकित्सा का उपयोग करते हैं। तो क्यों प्राथमिक चिकित्सा की उपयोगी बातें, कि क्या क्या इसकी बातें उपयोगी हैं, ये पढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति घायल या अचानक बीमार पड़ जाता है तो चिकित्सकीय मदद से पहले के समय में बेहद महत्वपूर्ण होता है। यही वह समय होता है जब पीड़ित पर पूरा ध्यान देना चाहिए, और प्राथमिक उपचार के लिए कुछ कुछ सलाह दिए जा रहे हैं। जो प्राथमिक उपचार उपयोगी क्यों है
क्योंकि जैसे ही किसी को कुछ भी होता है, चाहे दुर्घटना हो या जलना, डूबना, हार्ट अटैक वाली सिचुएशन या कोई भी सिचुएशन है, तो उसको सबसे ज्यादा उस टाइम जरूरत होती है एक हॉस्पिटल में या डॉक्टर में पहुंचने से पहले उसको एक प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है कि सबसे पहले क्या उपचार उसको दिया जाए प्रथम, ये हमें देखना होता है। तो उसमें उस समय उस पे उसका ध्यान करना, उसकी केयर करना और उसको कंफर्टेबल स्थिति में रखना और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना, ये सब चीजें उस टाइम बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। अब देखो कैसे क्या है, यह सुनिश्चित करें कि आपके घर में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हो। इसमें कुछ प्रमुख दवाइयां भी हो सकती हैं जिन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। कुछ जरूरी चीजें जैसे एस्प्रिन वगैरह पेन किलर्स हैं या पट्टियां हैं, सफाई करने की चीजें हैं, ये खपंची वगैरह हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपके पास रहे। बैंडेड है आपके पास में, जैसे कि क्रैप बैंडेज है जो लगाते हैं, चोट को स्थिर हम रख सकते हैं उससे, जैसे ज्यादा घाव वगैरह फट गया, तो ऐसी कुछ चीजें हैं कि जो आपके पास में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एक फर्स्ट एड बॉक्स के रूप में। अपने प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों, दवाइयों और अन्य चीजों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। मतलब ये खेलने की चीजें नहीं है, उनके लिए नुकसानदेह है और कुछ भी हो सकता है उससे, कहीं कुछ खा लिया लगा लिया तो भी नुकसानदायक रहता है और आपके पास फिर उस टाइम पे नहीं होगा जब आपको जरूरत होगी। किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद से पहले खुद को सुरक्षित बना लें। सबसे पहले किसी की अगर आप सहायता कर रहे हैं तो आप ये देखो कि आप खुद को ठीक कर सको, है ना, अपने आप को ठीक रख सकें। कि ऐसा नहीं है कि किसी को जलने से बचाने के लिए आप खुद जल जाएं या किसी को डूबने से बचा रहे हैं तो आप ही वो, क्योंकि छटपटाता ज्यादा है तो खींच लेता है कई बार अंदर उस पर बचाने वाले पर्सन को भी। तो हमें अपने आप की जो सुरक्षा है ना उसको निश्चित करके ही प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ठीक है, दृश्य का अनुमान कर लें और संभावित खतरों का आकलन कर लें। जहां तक संभव हो सके दस्तानों का उपयोग करें ताकि खून तथा शरीर से निकलने वाले अन्य द्रव्य से आप बच सकें। कई बार क्या होता है ना कि कोई भी चीज निकल रही है, वो कैसी है हमें नहीं मालूम है, इन्फेक्शस है, संक्रमित है ऑलरेडी या क्या है नहीं मालूम। क्योंकि जो ये HIV एड्स वगैरह आपने ये सब देखे होंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज वगैरह, इनमें क्या है कि कोई द्रव्य वगैरह निकल रहा है या खून निकल रहा है और वो आप तक पहुंच गया किसी भी तरीके से, आंख नाक वगैरह है या फिर कहीं भी किसी भी जगह पहुंच सकता है, वो तो आपको नहीं पता। तो आप सुनिश्चित कर लें कि ये क्या चीज है और कैसे ये हमें ना लगे, वो चीज हम तक टच ना हो। तो जैसे एप्रिन पहनना होता है और ग्लव्स पहनना होता है, उनको पहन के आप अपना काम आगे करें। यदि आपात स्थिति हो तो सुनिश्चित करें कि पीड़ित की जीभ उसकी श्वसन नली को अवरुद्ध नहीं करे। मुंह पूरी तरह से खाली हो और आपात स्थिति मरीज सांस लेते रहना जरूरी है। यदि सांस बंद हो तो कृत्रिम सांस देने का उपाय करें। ये जैसे मैंने दुर्घटना वाली स्थिति में ही भी बताया था कि जो उसकी कंडीशन है उससे देख लो कि उसकी जीभ से अंदर जो ये हमारे तालू के अंदर जीभ उल्टी अगर हो जाती है तो फिर श्वसन नली बंद हो जाती है, तो वो श्वसन का रास्ता रुक जाता है तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो वो सुनिश्चित करें कि वो तो नहीं है, और या फिर अगर सांस बंद होने लग रही है तो कृत्रिम सांस दे करके उसको उसकी सांस चलते रहने का प्रबंध करें। यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित की नब्ज चल रही है, उसकी नब्ज चल रही है कि नहीं चल रही है वो चेक कर सकते हैं आप, देख के ही पकड़ के आपको नब्ज को, ये आपकी 3 फिंगर्स होती हैं, तीनों फिंगर से हम कलाई पे चेक कर लेते हैं आराम से बड़ी इजीली कि नब्ज चल रही है या नहीं चल रही है। इसको आप अगर ऐसे देखेंगे इधर से बड़ा आसानी से आपको नब्ज पता चल जाती है। हल्की सी पाल्पिटेशन होती रहती है, थोड़ा कम भी होती है किसी के बहुत तेज भी होती है। ठीक है, तो ये नब्ज देख सकते हैं, ठीक है, कि वो उसकी चल रही है कि नहीं चल रही है, वो व्यक्ति सही है। सुनिश्चित करें कि और उसका रक्त संचार जारी रहे, ये आप बहते हुए खून को देखकर पता कर सकते हैं। ठीक है, यदि मरीज के शरीर का खून तेजी से बह रहा और उसने जहर खाली हो तो उसकी सांस या हृदय की धड़कन रुक गई हो तो तेजी से काम करें। याद रखें कि हर सेकंड महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना होता है हमको। यही मैं कह रही हूँ कि जब प्राथमिक उपचार का मतलब यही है कि हॉस्पिटल तक पहुंचाने वाली जो स्थिति है ना, वो जल्दी से जल्दी हम वहां तक पहुंचे, क्योंकि एक एक मिनट किसी भी कैजुअलिटी में, दुर्घटना में कीमती होता है। यह महत्वपूर्ण है कि गर्दन या रीढ़ में चोट लगे और मरीज को इधर उधर खिसकाया ना जाए। गर्दन की हड्डी में या फिर रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है
तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो हिले नहीं, क्योंकि और भी ज्यादा उसके साथ सिचुएशन खराब हो सकती है। उसके इस तरह से इंतजाम करें कि उसकी जो बॉडी है वो हिले ना। यदि ऐसा करना जरूरी हो रहा हो तो धीरे धीरे करें, और मरीज ने उल्टी की हो तो उसकी गर्दन टूटी नहीं हो तो दूसरी और कर दें। अगर उल्टी में सीधा ही लेटा रहेगा तो उसी से गला चौक हो जाएगा और सांस नहीं ले पाएगा वो पर्सन। मरीज को कंबल आदि से ढककर गर्म रखना चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। अब जब आप किसी मरीज को प्राथमिक चिकित्सा कर रहे हो तो किसी दूसरे व्यक्ति की चिकित्सकीय मदद के लिए भेजें। जो व्यक्ति चिकित्सक के पास जाए उसे आपात स्थिति की पूरी जानकारी हो। वह चिकित्सक से सवाल जरूर करें कि एम्बुलेंस पहुंचने तक क्या किया जा सकता है। अगर किसी के पास जा रहे हैं तो आप पता कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और चिकित्सक ये सवाल भी जरूर करना चाहिए कि एम्बुलेंस में पहुंचने में कितना पहुंचने तक हम ऐसा क्या करें कि हम इसको बचाए रख सकें। शांत रहें, मरीज को मनोवैज्ञानिक समर्थन दें। देखिए, मॉरल सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मैंने इसीलिए कहा कि जब हार्ट अटैक होता है तो आसपास भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, क्योंकि वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है और उसमें जो पेशेंट है वो वैसे ही घबरा जाता है। इसलिए उसको मनोबल देना होता है, आपको उसका मॉरल डाउन नहीं होने देना, और उसे होप देनी है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फटाफट हम पहुंच रहे हैं और आप बच जाओगे, आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। उससे उसकी मानसिक स्थिति उसकी मजबूत होती है और वो भी सरवाइव कर पाता है इन सच सिचुएशंस। किसी बेहोश या अर्ध बेहोश मरीज को तरल ना पिलाएं। तरल नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि उसकी क्या है, सांस की नली अवरुद्ध हो जाएगी, फिर उसको सांस रुकने से ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कुछ भी पिलाना नहीं है। तरल पदार्थ उसकी श्वसन नली में प्रवेश कर सकता है और उसका दम घुट सकता है। किसी बेहोश व्यक्ति को चपत लगाकर या हिलाकर या होश में लाने की कोशिश न करें। ऐसे टीवी में कई बार दिखाता है ना कि हिलाते डुलाते हैं, गाल पे मार रहे हैं कि उठ जा। नहीं, कोई बेहोश व्यक्ति है, उसको चोट लगी है, कुछ भी हुआ है, इस कारण से वो बेहोश है, तो आपके मारने पीटने से वो जगेगा नहीं। हिलाओ डुलाओ मत, पता नहीं उसके कहाँ क्या लगा है, और आपके हिलाने डुलाने से और सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाए। आप बस केवल कोशिश करो कि वो उसकी सांस चलती रहे, उसकी नब्ज चल रही हो, उसको श्वसन वगैरह में प्रॉब्लम ना हो, उसका गला चौक ना हो। ये आपको उसका ध्यान रखते रहना है। मरीज के पास एक आपातकालीन चिकित्सीय पहचान पत्र की तलाश करें, ताकि यह पता चल सके कि मरीज को किसी दवा से एलर्जी तो नहीं है अथवा किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है। कोशिश करनी चाहिए, पर कहीं अगर बाहर होगा तो आप उस सब चीज को नहीं कर पाओगे, पर फिर भी थोड़ा ट्राई तो करना ही चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों की जेब वगैरह में भी, उनके पर्स वगैरह में ऐसी सिचुएशन सब चीजें मिल जाती हैं। प्राथमिक उपचार किट क्या है, कैसे बनाते हैं? फर्स्ट एड किट क्या क्या होना चाहिए उसमें? देखिए, हर दफ्तर, कारखाने, घर, स्कूल सुलभ प्राथमिक में एक सुलभ प्राथमिक बॉक्स होना चाहिए। यह दुकानों में आसानी से उपलब्ध होता है, लेकिन आप घर पर भी एक टिन का या कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाकर अपने प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के रूप में कर सकते हैं। कोई भी एक बक्सा लेकर या डिब्बा लेकर के आप उस तरीके से, वैसे तो बने बनाए भी मिलते हैं बाजार में, और नहीं तो आप अपनी तरफ से ही, कोई जरूरी नहीं कि आप खरीद के लेके आए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए बस वो जरूरी है। तो आप अपने घर पे भी एक इस तरीके का बॉक्स बना के सबको ही अपने घर पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, कि हमें क्या जरूरत पड़ेगी, किसको किस चीज की जरूरत पड़ जाएगी ये किसी को नहीं पता है, समय को हम नहीं जानते हैं। ठीक है, अपने प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के में निम्नलिखित चीजें जरूर होनी चाहिए। देखिए क्या क्या है। विभिन्न आकारों की रोगाणु मुक्त चिपकाने वाली पट्टियां, जो स्टेरलाइज पट्टियां होती हैं, अलग अलग साइजेस की जरूर होनी चाहिए, वो सबसे पहले एसेंशियल चीज है। विभिन्न आकारों के सोखने वाले जाली वाले या सोखने वाले पैड्स के छोटे छोटे रोल्स आते हैं, बने बनाए आते हैं आजकल, तो वो भी होने चाहिए। छोटे छोटे पैकेट्स में होते हैं, अलग अलग साइज के आते हैं, दो उसमें होते हैं, तो कम से कम 3-4 साइज के आप रख लें। चिपकाने वाली टेप, जो उससे क्योंकि कई बार क्या होता है पट्टी से खुलने का वो रहता है, कई बार क्या होता है वो जो चिपकाने वाले, जो ये आपके सोखने वाले पैड है वो लगा के चिपकाने वाली पट्टी लगा के ही काम हो जाता है, तो वो भी आपके काम आता है। चिपकाने वाला टेप वो जरूर होना चाहिए। त्रिकोणीय या रोलर आकार की पट्टियां, वो भी आपके काम आती हैं। कपास मतलब रुई, जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। बैंडेड्स, प्लास्टर्स होने चाहिए आपके पास में। कैंची होनी चाहिए और पेन और टॉर्च होनी चाहिए चेक करने के लिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है।
उसमें लेटेक्स के 2 जोड़ी आप दस्ताने रखिए, ग्लव्स जो होते हैं व्हाइट कलर के आते हैं और स्टेरिलाइज्ड ही होते हैं, वो पैकेट में पैक भी मिलते हैं और उनको आप हमेशा अपने उसके अंदर रखिए, वो आपके काम आएंगे। चिमटी होनी चाहिए, सुई होनी चाहिए, गोल तौलिए और साफ सूखे कपड़े के टुकड़े, एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए उसके अंदर, सेवलॉन या डिटॉल, थर्मामीटर, पेट्रोलियम जेली या अन्य लुब्रिकेंट्स का ट्यूब, अन्य लुब्रिकेंट का ट्यूब, अलग अलग आकार की सेफ्टी पिंस क्योंकि कहीं भी कुछ भी काम आ सकता है, सफाई करने का घोल और साबुन क्योंकि आपने पेशेंट की हेल्प करी उसके बाद आपको हाथ जरूर साफ करने होते हैं, इसलिए वो भी जरूरी है कि आप एक हैंड वॉश जरूर उसके अंदर रखें या फिर कोई भी एक सोप उसमें रखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण दवाएं जो डॉक्टर की सलाह के बगैर भी आप रख सकते हैं, एस्प्रिन या पैरासीटामोल की गोली, दस्त के लिए दवा, मधुमक्खी के काटने पर लगाई जाने वाली एंटीहिस्टामाइन क्रीम क्योंकि वो उसी समय जब लगा देते हैं तो तुरंत ही आराम हो जाता है, एंटासिड पेट के लिए गड़बड़ी के लिए, और लेग्जेटिव पेट सफाई करने के लिए जो हम देते हैं वो आपके पास रखी होनी चाहिए, ये आप डॉक्टर की सलाह के बिना भी दे सकते हो। अपना प्राथमिक चिकित्सा किट ऐसी जगह रखें जहां आप इससे आसानी तक पहुंच सकें। ये कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हमारी चोट इतनी जोर से लग जाती है कि आपने अंदर कहीं रख दिया है और फिर आप उसको वहां तक आप या तो ज्यादा ऊंचाई पे रख दिया है तो आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे, नहीं, ऐसी सुलभ जगह पे जहां आप आसानी से उसे कुछ भी होते ही तुरंत निकाल करके यूज कर सकें। जब भी दवाइयां समाप्ति की तिथि पे पहुंचे तो उन्हें बदल देना चाहिए। जो एक्सपायर डेट की दवाइयां हैं हमेशा हमें चेक करते रहना चाहिए कि इसकी डेट कब एक्सपायर होगी और एक्सपायर होते ही तुरंत आपको उसे निकाल देना चाहिए। बल्कि अगर 2 4 10 दिन रह गए हैं, 15 दिन रह गए तो उससे पहले ही निकाल दो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई इमरजेंसी हो जाए और आप उसको एकदम से एंड टाइम वाली दवाई को यूज कर लो तो जो प्राथमिक सहायता होने की बजाय में आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा 10 से 15 दिन पहले ही, 20 दिन पहले ही, अगर 1 महीना रहेगा तो भी आप उसको निकाल दीजिए और नई दवाइयां उसके अंदर रख दीजिए। कटना और छिलना, कटना पूरे भाग को साबुन तथा गुनगुने पानी से साफ करें ताकि धूल गंदगी वगैरह हट जाए। घाव पर सीधे तब तक दबाव डालें जब तक खून का बहना बंद नहीं हो जाए। घाव पर असंक्रामक पट्टी बांधे, स्टेरिलाइज करी हुई पट्टियां होती हैं आपके पास फर्स्ट एड में तो वो उसके ऊपर बांधे ताकि उसके प्रेशर से वो दबा के जब हमने रखा है तो खून रुक जाएगा। एंटीसेप्टिक लोशन लगाएं और वो लगा दें। यदि घाव गहरा हो तो जल्दी से जल्दी चिकित्सक से संपर्क करें। अगर आप देख रहे हैं कि घाव चाहे कम जगह में पर गहरा डीप कट है तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाओ ताकि वो स्टिचेस वगैरह लगाएगा और फिर उसकी पट्टी करेगा। छिलना या जख्म होना, साबुन और गुनगुने पानी से उसको धोना होगा आपको और उसके बाद यदि खून बह रहा हो तो संक्रमण से बचने के लिए इसको पट्टी से ढक दें। संक्रमित घाव के लक्षण सूजना, लाली, दर्द, बुखार आना और मवाद की मौजूदगी वगैरह ये सब चीजें हैं जो कि इस तरीके से उसमें लगी रहती हैं और आपको बस उसका फर्स्ट एड करके उनको पेशेंट को डॉक्टर तक पहुंचा देना चाहिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट एड के टॉपिक सारे खत्म। और इसमें से किसी को जो भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ लो कि ये चीज समझ में नहीं आई है, ऐसा कुछ है तो। हमने हार्ट अटैक वगैरह ये सारी चीजें जिन जिन चीजों के प्राथमिक उपचार किए जा सकते हैं उस सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ पूछना है? अब सब लोग अपनी दूसरी वाली पीडीएफ को आप निकलवा के रख लीजिएगा। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे कल हम आपकी और उसमें पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका कुछ सिलेबस है उसमें काफी टाइम भी लगेगा थोड़ा आपको, और आपको पढ़ के ही आना होगा क्योंकि आपको अच्छा समझ में तभी आएगा, क्योंकि थोड़े से हार्ड साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना होगा। किसी को कुछ पूछना है? किसी को भी कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेरी? अभी 10 मिनट बचे हैं। मैम जी, जैसे हार्ट अटैक आता है, पसीना बहुत आता है, कोई गिर भी जाते हैं, तो जैसे गिर गए, जैसे बाद में हम उसको क्या करते हैं? जी आपकी आवाज जी
हाँ, जैसे तुरंत देख लिए तो हम लोग जान रहे हैं, वो तो उनको करना है। जैसे कोई दूसरे घर वाले भी होते हैं तो उनको भी कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, जैसे दूसरे कोई और है तो उसको भी कर सकते हैं, पर तुरंत जितनी जल्दी से जल्दी आप करेंगे कार्रवाई उतना ही जल्दी आराम होगा। कभी कभी ना एसिडिटी या गैस के कारण भी बहुत दर्द होता है हाँ। लेफ्ट साइड में भी बोलते हैं कि ये हार्ट का है, या तो उसको कैसे पहचान कर पाएंगे कि ये मतलब गैस का है या हार्ट का है? गैस एसिडिटी का दर्द पीछे की तरफ नहीं जाता है, जैसे और ये कान से होके सर में रेगुलेट होना, हाथ के अंदर जाना, जबड़े में जकड़न, और गैस के दर्द में हार्ड इतना ज्यादा नहीं होता। छाती के जो मसल्स होते हैं ना, वो चेस्ट के आपको है ना, जो हार्ट अटैक वाला पेशेंट होगा ना, उसकी छाती को छू के भी पता चलेगा आपको कि वो पत्थर की तरह हो जाता है एकदम से, इतना मसल्स, क्योंकि अंदर से मसल्स भी खराब हो रहे होते हैं ना, डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं अंदर वो, तो उनको क्षति पहुंचती है उन मसल्स को, वो एकदम टाइट हो जाते हैं। आपको महसूस होगा वहां पे हल्का गर्म टेम्परेचर आपको फील होगा, और आप महसूस कर पाओगे वो तेज तेज सांस लेते हैं, ये भी एक है। और कई बार खांसते भी हैं कि वो सांस नहीं ले पा रहे होते हैं, ये भी सारी चीजें हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात तो उसमें यही है कि आप पहचान उसी तरीके से सकते हैं इसको। यही 4-6 लक्षण हैं जो मेन हैं, जिनमें आप उनको पहचान सकते हो कि दर्द का जो रेगुलेशन है ना, कहाँ से कहाँ जा रहा है, घबराहट, चक्कर, पसीना आना, ये सारी चीजें हैं, इन्हीं से आप पहचान सकते हैं। और बहुत बार काफी सिमिलर भी होता है गैस का पेन और हार्ट का पेन, पर वो भी अगर इस सीवियरिटी तक हो रहा है ना, तो वो भी बहुत घातक होता है। गैस के अटैक भी मार देते हैं, लोगों को मृत्यु तक पहुंचा देते हैं, उसे भी जरूरत है हॉस्पिटल पहुंचने की। जी मैम, और ये नेचुरोपैथी में जैसे हार्ट की कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ऐसा कुछ उपाय क्या कर सकते हैं जिससे सबसे हार्ट की? बड़ा लाइफ स्टाइल ही सबसे बड़ी बात है इसमें। दिनचर्या आपकी, दिनचर्या आपकी कैसी है, कैसा खा पी रहे हैं आप, तो स्वास्थ्य को, आप शरीर को, आपको अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो स्ट्रेस टेंशन कम लीजिए, सही खाना खाइए, ज्यादा बाहर का नहीं खाइए, तला चिकना भोजन अगर नहीं खाएंगे और टेंशन कम लेंगे तो आप वैसे ही आपको प्रॉब्लम नहीं होगी हार्ट की। आप हार्ट को अच्छा रख सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं, अच्छा फल फ्रूट वगैरह आप खा रहे हैं, नॉर्मली अपने हार्ट की केयर कर रहे हैं, तो नॉर्मल है, हमारा शरीर अच्छे से चलता रहता है। जी मैम, अभी तो एक बोल रहे हैं जो समाचार आदि में आ रहा है कि जो कोविड वैक्सीन लिए थे उसमें रक्त का थक्का जम सकता है, हार्ट का अटैक ज्यादा आ सकता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, आई है ऐसी सिचुएशन, उसमें ये है कि आप सबसे पहले तो है ना, आप लोग अपना खून की जांच 3-3 महीने में जरूर कराते रहना चाहिए, कि हमें नहीं पता चल रहा है कि आपका खून गाढ़ा हो रहा है या कमी हो रही है या क्या चीजें क्रिएट हो रही हैं, ESR रेट वगैरह बढ़ तो नहीं रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह आप चेक कराते रहो, देखते रहो, क्योंकि नहीं मालूम है कि कब इससे कोगुलेशन ज्यादा बढ़ गया है, जमने लग गया है, खून थक्के बन रहे हैं और ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा कि आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। जूसेस वगैरह ज्यादा लेना है, और ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो फिर डॉक्टर के पास तो जाना है ही जरूरी, कि आप डॉक्टर को करें, पता करें कि हाँ क्या हो रहा है। कुछ साइंस होते हैं ना, हमारी बॉडी बताती है कुछ, आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो बताएगी कि चेस्ट में पेन है, या कुछ कभी घबराहट ज्यादा होती है, या पसीने ज्यादा आते हैं, या आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो हांफने लग गए, या कोई ज्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं थोड़ा, तो आपको थकान और हांफना होने लग जाएगा और पसीना आने लग जाएगा, तो ये बताएगा आपको कि आपके हार्ट को केयर की जरूरत है, कि या तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपके जो वेन्स हैं, नसें जो हैं, रक्त की धमनियां वगैरह हैं, उनमें थक्के जम रहे हैं, जमने लग रहे हैं, या वो नलियां सिकुड़ रही हैं। सिकुड़ कैसे रही हैं कि उनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो वो अपने आप उसकी जगह कम हो जाती है, तो वो हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। तो ये हम थोड़ा टेस्ट वेस्ट कराते रहें, बस यही हम उससे बचाव कर सकते हैं। अपना खाना पीना अच्छा रखें, जूस वगैरह, फ्रूट वगैरह, जो मौसम के फल हैं, वो हर मौसम का फल अपना अपना काम करता है। एप्पल है, ग्रीन एप्पल्स हैं, पाइन एप्पल है, पाइन एप्पल भी जैसे खून के थक्के वगैरह का जम जाते हैं तो उसमें अच्छा काम करता है। प्लेटलेट काउंट जब बढ़ जाता है वो भी खतरनाक होता है, कम होने से तो जैसे आपने देखा डेंगू में मृत्यु हो जाती है, बढ़ जाना भी खतरनाक होता है। जो कोगुलेशन वाली जो सिचुएशन अभी आपने बताई ना, वो हो जाता है ना, जम रहा है, थक्का बन रहा है, वो भी हो जाता है प्लेटलेट बढ़ने से। तो इसीलिए कह रही हूँ कि खून की जांच कराते रहें तो आपको पता चलता रहेगा कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। 3 महीने 6 महीने में कराते रहना चाहिए।
आजकल जरूरी हो गया, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ना उसमें ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन है। और कोविड की वैक्सीन तो सभी ने लगवाई है। कोवैक्सीन का क्या असर कुछ और है, कोविशील्ड का असर अलग है। दोनों के असर हैं अपने अपने लोगों को अब प्रॉब्लम आ रही है। जी मैम। ठीक है, और तो किसी को कुछ पूछना नहीं है? करें हम क्लास को आज? कल फिर हम मिलते हैं दोबारा। प्रतिमा जी करवा दीजिए शांति पाठ, कल मिलते हैं फिर। ठीक है। एक बात बताऊं मैं? जी। अभी जैसे क्लास कर रहे थे ना क्या, मैं हार्ट अटैक का डेमो देखी हूँ ना, तो सब याद आ रहा था। अच्छा, हाँ बिल्कुल, सारी चीजें आपकी आंखों के सामने आ गई होंगी एकदम से। जी जी मैम। तो अभी जैसे जैसे हुआ था आप पढ़ा रहे थे, हाँ हाँ। जैसे जैसे हुआ था आप पढ़ा रहे थे, मुझे लग रहा था कि वही हो रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा था। आपको अब ऐसा लग रहा होगा कि हाँ मुझे अगर ये सारी चीजें पहले से पता होती तो मैं ऐसे ऐसे थोड़ा हेल्प कर सकती थी, ऐसे हो रहा था, हाँ नहीं सही है, मैम, ऐसे मैं हो रहा थोड़ा सा तो घर में नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट कर दी थी। था। वो अच्छा, लास्ट जो क्लास की थी ममता मैम की क्लास ने क्या, उसी में पता चला था जो चीज ने क्या, वो मैंने क्या उसी टाइम पर याद आ गया, तो बहुत बड़ी बात है, भगवान की वरदान है। जी बिल्कुल सही बात है ये। हाँ, वो मिर्ची खिला दी थी, मिर्ची खिलाने के लिए, अदरक खिलाने के लिए ममता मैम बोली थी ना, तो हाँ वही याद आ गया, मैं मिर्ची खिला दी थी मेरे हस्बैंड को। मेरे हाँ, हस्बैंड और का आया था खांसते, ना। हाँ सांस नहीं ले पाते हैं तो खांसने के लिए कहते हैं कि जोर जोर से खांसो ताकि ब्लड सर्कुलेशन उसमें थोड़ा बहुत होता रहे, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। वो भी हाँ उनकी केयर कीजिएगा, थोड़ा टेंशन वेंशन कम ले तो सब सही रहेगा। हार्ट को केयर की जरूरत हाँ। होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जी सबसे जी ज्यादा मैम, अभी तो चल टेंशन। रहा है, ट्रीटमेंट भी चल रहा है, 1 महीने में एक बार जाके ने क्या दिखा रहे हैं। हाँ हाँ जरूरी है अभी, उनकी केयर अच्छे हाँ से कीजिए। ठीक है, चलिए जी जी मैम। शांति पाठ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।